माजी और हाल दोनों में जीता हुआ शहर, बहादुरी और शुजाअत, रूहानियत और आसातीरी दास्तानों का माजी जिस पर पुणे के हर बाशिंदे को फख्र है, और ऐसा हाल जो तहजीबी विरासत और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज है। पुणे की तारीख मराठा फिरके के जिक्र के बगैर नामुकम्मल रह जाएगी, खास तौर पर छत्रपति शिवाजी के जिक्र के बगैर, जिन्होंने मराठा सल्तनत की बुनियाद डाली और इस खित्ते को बहादुर मर्दों औरतों की सरजमीन बनाया और तारीख़ हिंदुस्तान के सफ़हात पर जवां मर्दी की दास्तान रकम की। शनिवार वाड़ा मराठों के अहद की एक शानदार यादगार है। 18वीं सदी में ये महल हिंदुस्तान का गैर ऐलान शुदा मरकज़े इक़्तिदार बन गया था। पेशवा बाजीराव अव्वल ने 10 जनवरी सन 1730 में इसका संगे बुनियाद रखा था और 22 जनवरी सन 1732 में इसकी इफ्तिताह तकरीब हुई थी। तकरीबन 100 साल बाद अंग्रेजों ने इस महल पर कब्जा कर लिया था। पत्थर की ये सीढ़ियां नक्कार खाने की तरफ जाती हैं। मकामी कहानियों में कहा जाता है कि ये सीढ़ियां इस महल के बारे में बहुत सी कहानियां और राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं, जो कभी नए जमाने के सामने नहीं आएंगे। नक्कार खाना पत्थर और लकड़ी की नक्काशी को मिला जुलाकर तामीर किया गया है। इस दीवान खाने की सबसे काबिले तवज्जो चीज सुतूनों पर लकड़ी की जालियों का काम है। नफासत और पेचीदगी से तैयार किए गए ये सुतून उस अहद के दस्तकारों की महारत के आईनादार हैं। नक्कार खाने से महल की फसील पर जा सकते हैं। ये वो खुली जगहें हैं जहां तोपें नस्ब की जाती थीं ताकि दुश्मन के हमले के वक्त गोलाबारी की जा सके। आइए अब महल के दूसरे हिस्सों की तरफ चलते हैं। जब मराठा सल्तनत अपने इक़्तिदार के उरूज पर पहुंच गई थी तो बहुत से सरदार, सिपह सालार, शहजादे, उमरा, मुल्की और गैर मुल्की हुकूमतों के सफ़ीर पुणे आते थे। उनके इस्तकबाल और खातिर मदारात के लिए महल में बहुत सी नई इमारतें तामीर की गईं। 1758 में जब ये ज्यादातर इमारतें तामीर की गईं, इस महल में 1000 लोग रहा करते थे। अंग्रेजों की आमद के बाद हालात बदल गए। बहुत से सिपह सालार और उमरा कई वजूहात की बिना पर यह महल छोड़कर चले गए और कुछ अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इक्कीस जनवरी सन 1828 को एक भयानक आग से सारा महल जल गया था। इसलिए आज जो बचा है उसमें नक्कार खाना, दिल्ली गेट, सुतूनों की लंबी कतार वाले बरामदे और बागात ही बाकी हैं। बागात आज भी अपनी दिलकशी के साथ महफूज हैं। इस छोटे से तालाब के किनारे चंद तारीखी आसार इस शानदार महल की खोई हुई शान शौकत का अंदाजा करने के लिए काफी हैं। राजा दिनकर केलकर म्यूजियम वो जगह है जहां हिंदुस्तान की रंगारंग तहजीबी विरासत से दिलचस्पी रखने वाले हर सयाह को जरूर जाना चाहिए। ये एक फर्दे वाहिद पद्मश्री डॉक्टर डीजी केलकर का जमा किया हुआ जखीरा है। ये म्यूजियम उस इंसान की तख्लीकी सलाहियत का गवाह है जिसने फरसूदा और फरामोश करदा चीजों को दिलकशी और रोमानियत अता की। म्यूजियम की इमारत भी तारीखी मराठा अहद की याद ताज़ा कर देती है। ये नफासत से तैयार किया हुआ दाखिली दरवाज़ा एक हल्का सा इशारा है कि इस ज़ख़ीरे में
कैसे कैसे शानदार दरवाजे भी शामिल हैं। रंगो रोगन वाले मेहराबी दरवाजे, मुनक्कश किवाड़, लकड़ी और हाथी दांत के दरवाजे, बुलंद आहंग मुजस्समे, फनकाराना शान शौकत की इस दुनिया में इस्तकबाल की बावकार अलामत हैं। एक पेचीदगी और नफासत से मुनक्कश दरवाजा एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जहां दिलकश फनपारे इंसानी सनतकारी की तस्दीक व तौसीक कर रहे हैं। यहां जमा किया गया सामान उतना ही रंगारंग है जितनी जिंदगी की रंगारंगी है। जैसे ये गुजराती घर जो साजो सामान, सजावट और दीवार पर लगी तस्वीर और मखसूस नज़ाकतों के साथ देखने वालों के लिए तख्लीक किया गया है। इसमें एक भरे पूरे घर की सी जिंदगी का एहसास होता है। सोने, चांदी और जवाहिरात के बेशकीमत जेवरात सयाहों के लिए मजीद कशिश का बाइस हैं। म्यूजियम में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के जेवरात जमा किए गए हैं। जेवरात के अलावा चीन के नक्शो निगार वाले नायाब बर्तन और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला लातादाद सामान। इस म्यूजियम में जमा जखीरे की फहरिस्त बहुत तवील है। अगर किसी को गुजरे हुए वक्त में सफर करने का शौक है तो उसे सिंहगढ़ के किले की सैर पर जरूर जाना चाहिए। पुणे शहर से 96 किलोमीटर दूर वाक़ई ये किला छत्रपति शिवाजी का फौजी किला है। इस किले की फौजी अहमियत मराठों के लिए इसलिए भी थी क्योंकि इसके एक मखसूस मकाम से उनके 9 दूसरे फौजी किलों पर नजर रखी जा सकती थी। शेरों की बस्ती सिंहगढ़ की सरजमीन से जवां मर्दी की बहुत सी दास्तानें मंसूब हैं। सबसे पहले किले का दाखिली दरवाजा आता है जो अब सिर्फ एक खंडर है। कभी ये एक बुलंदोबाला दरवाजा था, मगर जब मुगल फौज ने इस किले पर कब्जा किया तो इसे तबाह कर दिया। थोड़ी देर में बारूद खाने तक पहुंच जाते हैं जहां कभी मराठा फौज का बारूद रखा जाता था। ये उन बहुत सी इमारतों में से एक इमारत बची है जिन्हें मुगलों ने तबाह कर दिया था। ये तंग और खस्ता हाल गलियां अस्तबल तक जाती हैं। जरा आगे बढ़ें तो एक पुराना हौज नजर आता है। इस हौज से मुगल फौज के जानवरों को पानी पिलाया जाता था। जवां मर्दी, बहादुरी, साजिश और फरेब की ना जाने कितनी कहानियां इस किले के सीने में छिपी हैं जो शायद कभी किसी के सामने ना आ सकें। ये मकाम जहां कभी मखमल के कालीन बिछाए जाते थे और बहादुर सिपह सालारों की खुफिया मुलाकातें हुआ करती थीं, आज लंबी लंबी घास और जंगली पेड़ पौधों से भरा हुआ है। कुछ दूर चलने के बाद कदीम शिव मंदिर तक पहुंचते हैं जो वक्त और मौसमों की सितम ज़रीफियों से अब तक बचा हुआ है। इसकी तामीर मराठों ने की थी और आज भी मकामी लोग इसकी ताजीम करते हैं। किले का एक अहम मकाम कल्याणी पॉइंट है। यह किले के दूसरे कोने पर वाक़ई है। एक ढलान से उतरकर एक खस्ता हाल मैदान से गेट तक पहुंचते हैं। काले पत्थर से बने बुलंद दरवाजे से गुजरकर इस खास मकाम तक पहुंचते हैं। कल्याणी पॉइंट किले की हिफाजत के एतबार से सबसे अहम मकाम है। मुहिमजू किस्म के लोगों को इस पुरतजस्सुस किले की सैर जरूर करनी चाहिए।
क्वींस गार्डन रोड पर ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर वाक़ है, जहां जनजातियों से मुताल्लिक़ एक म्यूज़ियम है। महाराष्ट्र में सह्याद्री, सतपुरा और गोंडवाना के जंगली इलाकों में मुख्तलिफ कबीले आबाद हैं। इन कबीलों की तहज़ीब कदीम और जदीद दुनिया के दरमियान एक राब्ता है। ये लोग अपने आसपास पाई जाने वाली चीज़ों से अपनी ज़रूरत का सामान बनाते हैं। मरकज़ी इमारत में दाखिल होते ही एक खुली जगह पर इन कबीलों के तर्ज़े ज़िंदगी को बेहद महारत के साथ दिखाया गया है। उनकी ज़िंदगी की ये नकलें कबीलों के जीने के अंदाज और रोज़मर्रा के कामों को पेश करती हैं। इन नुमाइशी शोकेसों में सबसे पुरकशिश मुखौटों वाला हिस्सा है। इन मुखौटों की उनकी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत है और ये ख़ास तौर पर मुख्तलिफ रक़्सों के दौरान पहने जाते हैं। इन मुखौटों की सजावट में लगाए गए हर रंग की ख़ास अहमियत है। भवाड़ा और डानर रक़्सों की मजहबी अहमियत है, जिनमें ये मुखौटे पहने जाते हैं। कबायली मुसव्वरी की खुसूसियत सीधी सादी लकीरों के ज़रिए तासुरात पैदा करना है। ये लिंगा चोक नाम की तस्वीर चावल के आटे से तैयार की गई है। ये तस्वीर कैसे तैयार हुई, इसकी कहानी इस तरह बयान की जाती है कि एक बूढ़ी औरत जिसका नाम धावलरी था, शादी में गाए जाने वाले गाने गाती जाती थी और शादीशुदा औरतें गानों के बोलों की मुनासबत से तस्वीर बनाती जाती थी। म्यूजियम के एक और हिस्से में कबायली बाजार का मंजर दिखाया गया है, जहां हर हफ्ते सामान बेचने वाले अपने तरह तरह के सामान और खाने पीने की चीजों के साथ जमा होकर अपना सामान बेचते थे। ये हफ्तावारी बाजार हाट कहलाते हैं। कबायली जेवरात अपनी सादगी के बावजूद दिलकश लगते हैं। ये लोग अपने जेवरात तांबे, शीशे, पत्थरों, मोतियों, लकड़ी, बीजों और घोंघों से तैयार करते हैं। कदीम तारीखी जेवरात से ये जेवरात काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं। सिर्फ कबायली औरतें ही नहीं, मर्द और बच्चे भी ये जेवरात पहनते हैं। म्यूजियम में अगली मंजिल है मौसीकी का हिस्सा, जहां तरह तरह के कबायली साज जमा किए गए हैं। इनको देखकर कबायली जिंदगी में नाच गाने की अहमियत का अंदाजा होता है। यहाँ के मौसीकार अपने साज खुद तैयार करते हैं और इन्हें परों, कपड़े के टुकड़ों और सींगों से सजाते हैं। ये साज मिट्टी के बर्तनों, जानवरों की खालों और लकड़ी वगैरह से तैयार किए जाते हैं। पुणे शहर की गहमा गहमी से दूर एक दिन का प्रोग्राम रायगढ़ किला देखने का बनाया जा सकता है। पुणे से 126 किलोमीटर दूर कभी यह शिवाजी का किला हुआ करता था, जो मराठा सल्तनत की राजधानी था। सड़क के सफर से बचने के लिए रोपवेज के जरिए सीधे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जा सकता है, जहां यह किला वाक़ है। कहा जाता है कि यह किला ऐसी जगह तामीर किया गया था जहां दुश्मन इसे ढूंढ ना सके। जैसे जैसे रोपकार ऊपर जाती है, चारों तरफ से कोहरा इसे घेर लेता है। ट्रॉली किले के दरवाजे पर उतार देती है। रायगढ़ किला, जिसके मुहाफिज छत्रपति शिवाजी थे, जो मशहूर मराठा सल्तनत की राजधानी रहा है। राई पहाड़ों के नाम पर जिसका नाम रायगढ़ किला रखा गया था। इस किले के एक एक पत्थर पर जवां मर्दी और बहादुरी की नाकाबिले यकीन दास्तानें लिखी हुई हैं। अंग्रेज इसे मशरिक का जिब्राल्टर कहकर याद करते थे,
क्योंकि पहाड़ की चोटी पर बना ये फसील बंद किला बार बार दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाता रहा। मीना दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो रानियों के कमरे नजर आते हैं। इन 6 कमरों में मराठा सल्तनत की खवातीन वक्त गुजारा करती थीं। रानियों की ख्वाबगाहें बहुत पहले तबाह हो चुकी हैं। बाकी है तो बस वसी खुली जगह और झरोके जिनसे रानियां रायगढ़ का नजारा किया करती थीं। ख्वाबगाहों को आपस में जोड़ने वाली गुलाम गर्दिश से गुजरते हुए अजीब सा एहसास होता है, जैसे हम रायगढ़ की शानो शौकत के अहद में चले गए हों। चंद सीढ़ियां चढ़कर राजभवन है, जहां महाराजा अमूरे हुकूमत के फैसले किया करते थे। ये इमारत 2 चबूतरों पर बनी हुई थी और पहले यहां लकड़ी के सतून एक शानदार इमारत को संभाले हुए थे। मीना दरवाजे के दाईं तरफ किले का इंतजामी हिस्सा है, जहां शिवाजी के 6 वजीर मराठा सल्तनत के इंतजामी उमूर को देखा करते थे। इस शानदार रियासत का काम यहीं से चलता था। ये 350 साल पहले तामीर हुए किले का मरकजी दरवाजा है, जिसे महादरवाजा कहते हैं। ये दरवाजा अपनी तामीर के एतबार से एक मुअम्मा है, क्योंकि हमला आवरों को पता ही नहीं चलता था कि ये दरवाजा कहाँ है। शिवाजी ने ये फौजी अहमियत का हामिल पहाड़ बड़ी मुश्किल से 1656 में चंद्रराव मोड़ से लड़कर हासिल किया था। इनके वालिद शाहजी ने इस मकाम को बढ़ती हुई मराठा रियासत की राजधानी के लिए मुंतखब किया था। उनकी मौत के 6 साल बाद तक ये मकाम अपने बुलंदोबाला दरवाजों और शानदार इमारतों के साथ राजधानी की हैसियत से कायम रहा। किले के बचे हुए आसार में 240 फीट ऊंचे मीनार के बोसीदा खंडर अभी बाकी हैं। इन खंडरों में मुगल तर्ज तामीर की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। इस मकाम पर शिवाजी की ताजपोशी बनारस के एक पंडित ने की थी। उस पंडित ने गंगा सागर तालाब में गंगा का पानी भी लाकर डाला था। इस जगह से तकमक टोक आता है, जहां मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती थी। ये एक पहाड़ की चोटी है, जहां से मुजरिमों को मौत के मुंह में धक्का दे दिया जाता था। सयाह उस चोटी तक जाकर इस सजा का अंदाजा कर सकते हैं। अगरचे ज्यादातर हिस्से अब खंडर हो चुके हैं, मगर इसमें अब भी मराठा राजा शिवाजी की बहादुरी और शान शौकत का एहसास बाकी है। महाबलेश्वर को सन 1829 में एक पहाड़ी तफरीही मकाम करार दिया गया, जिसे आज महाराष्ट्र की पहाड़ी मकामात की मलिका माना जाता है। सह्याद्री पहाड़ों की चोटियों पर बसा महाबलेश्वर पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। महाबलेश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद दिलकश है। हमारी सैर की शुरुआत होती है पुराने महाबलेश्वर के मंदिरों से, जो पुराना चैत्र कहलाते हैं। महाराष्ट्र के इस छोटे मगर अहम मकाम की असल विरासत को जानने के लिए इन मंदिरों की सैर जरूरी है। गहरे कोहरे में घिरे पुराने चैत्र को देखकर लगता है जैसे आज की जदीद दुनिया से रिश्ता टूट गया है, सिवाय उन सयाहों के जो इन मंदिरों में खराजे अकीदत पेश करने आए हुए हैं। हमारी पहली मंजिल है पंचगंगा मंदिर। हिंदू देवमाला के मुताबिक इस मकाम से 5 नदियां निकलती हैं और मैदानों के इलाकों तक जाते जाते बड़ी बड़ी नदियां बन जाती हैं।
इसीलिए हिंदू धर्म के मानने वाले इस मंदिर का बेहद एहतराम करते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आशीर्वाद लेने और इस हैरत अंगेज मकाम को देखने आते हैं। ये 5 नदियां हैं: कृष्णा, वीना, कोयना, सावित्री और गायत्री। ये नदियां 5 अलग अलग पत्थर की नालियों में बहती हुई नजर आती हैं और पत्थर के एक खुले हौज में जमा होकर गौमुख यानी गाय की शक्ल के पड़नाले तक जाती हैं। ये वाकई एक अजीब और गरीब बात है और इंसानों के लिए यकीनन खुदादाद करिश्मा है। पूजा के बाद गौमुखी पड़नाले पर जाकर श्रद्धांजलि दी जाती है, जहां से 5 नदियां एक जान होकर बह रही हैं। नदियों का ये संगम हिंदू अकीदे में बेहद मुकद्दस माना जाता है। पंचगंगा मंदिर के पास ही एक छोटा सा मंदिर है जो वीरान दिखाई देता है। काले पत्थर से बने इस मंदिर में सिर्फ एक कोठरी है जिसमें शिव जी की मूर्ति रखी है। मूर्ति के बिल्कुल सामने आसमानी बैल नंदी की मूर्ति है। ये मूर्ति और मंदिर की तामीर बहुत दिलकश है। मंदिर के बिल्कुल सामने पत्थर के एक मुहाफिज का मुजस्समा है जो गर्दन तक जमीन में गड़ा हुआ है। मकामी दास्तान के मुताबिक ये मुहाफिज मंदिर के तई वफादार नहीं था, इसलिए सजा के तौर पर इसे हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया। पूरे पुराने चैत्र में लातादाद मंदिर हैं। कुछ आबाद हैं तो कुछ वीरान। चैत्र में घूमकर ऐसा लगता है जैसे कुरून वस्ता में आ गए हों। रास्ते में शिवजी का एक और मंदिर भी पड़ता है। आज जब जदीद जिंदगी ने अपनी शाखें पहाड़ों तक फैला दी हैं, चैत्र में रहने वालों ने इसे छोड़ दिया है और रोजगार के लिए नए महाबलेश्वर में जाकर बस गए हैं। बस थोड़े ही से लोग बचे हैं जो इस विरासत की हिफाजत कर रहे हैं।
देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया।